चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन ओहम इंस्टीट्यूट. I am US Rajput, founder of Ohm Institute. My academic qualification is MSc Maths, MEd, MPhil in Education and LLB. I also qualified CTET and UPTET. I am guiding for UPSC CSC from last 8 years. Now I am teaching Political Science and International Relation. Today we will discuss on India's External Relation, Chapter 4 from Politics in India since Independence from Class 12, Part 3. इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं और आई होप आपने दोनों वीडियो देखी होगी और आज हम कर रहे हैं पार्ट 3. तो पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ शुरुआती के दिनों में. यस फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 4. आपने जो भारत के विदेशी संबंध, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स, ये सब हम पार्ट 1 में कर चुके हैं. गुटनिरपेक्षता की नीति जो हमारे नेहरू जी ने दी थी, नेहरू जी की भूमिका, 2 खेमों से दूरी और एफ्रो एशियाई एकता का. और उसके बाद हमने पार्ट 2 में किया है चीन के साथ शांति संघर्ष या चीन का आक्रमण 1962. चाइना ने किस तरह तिब्बत पर अपना कब्जा किया और किस तरह से इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है एक बहुत अच्छे रिलेशन, पंचशील के सिद्धांत के बाद चेंज हो करके वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव मोड में कन्वर्ट हुआ और किस तरह से तिब्बत के जो दलाई लामा थे उन्होंने भारत में जो है अपनी अजाइली या शरण ली. हमने ये नक्शा भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, पार्ट 2 में. और अभी हम लोग चल रहे हैं पार्ट 3 पर. पार्ट 3 में हमने पाकिस्तान के साथ रिलेशन की इंडिया के बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो किस तरह से एस्टेब्लिश होगा. इस मैटर पर, इस मुद्दे पर हम लोग जो है वो अपनी बातचीत रखेंगे. तो चलते हैं आगे. तो देखते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति किस तरह से जो भारत है उसने डील किया. पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति. कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया. आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं. 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था. बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप ना ले सका. यह मामला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा. तो आप अगर देखें तो जो इंडिया और पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूट है वो आज़ादी के साथ स्टार्ट हो गया था कश्मीर को लेकर के, और आज भी इनका कश्मीर, पीओके कश्मीर और इंडिया कश्मीर को लेकर के इशू चलता रहता है. लेकिन उस टाइम पे मतलब आज तक जो युद्ध था वो बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाया और बीच में कुछ अटैक्स हुए भी. इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ भी, 3 युद्ध हुए इनके आपस में, लेकिन उसमें फिर भी एक शांति व्यवस्था कायम करने में सफल रहे हमारे नेता लोग. कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए. कश्मीर का मुद्दा चलता रहा और भारत और पाकिस्तान की जो सरकारें आई उनके बीच में कोरिलेशन और आपसी संबंध जो है वो कायम होते रहे. दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवारों के पास वापस लौटाया जा सके. तो ये देखिए कि बहुत से लोग जो हैं, जो बंटवारा हुआ था उस टाइम जो महिलाएं हैं उनको अपहरण कर लिया गया था और फिर उन्होंने एक शांति समझौता किया कि भाई जो लोग हैं उनको उनके परिवारों को वापस कर दिया जाए. विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर के चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया. विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो पूरे विश्व को पैसा देता है, लोन देता है, उसने जब बीच में मध्यस्थता की, मीडिएटर का काम किया, तो जो हमारा नदी जल विवाद चल रहा था वो नदी जल विवाद जो है वो सुलझा लिया गया. सिंधु नदी के ऊपर इनका विवाद चलता रहता था और एक विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर के चला आ रहा है एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया. नेहरू और जनरल आयूब खान जो वहाँ के उस वक्त पीएम थे ने सिंधु नदी जल संधि 1968 में जो है साइन किए. भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा. भारत और पाकिस्तान के बीच में नरम और गर्म ये दोनों सिस्टम चलते रहे. लड़ाइयाँ भी चलती रही, थोड़ी बहुती उनकी घूराघूरी भी चलती रही, लेकिन उन सब के बावजूद जो सिंधु नदी जल विवाद था उसको सुलझा लिया गया और दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई.
आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1965 में। 64 के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोल दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमले किए। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक जा पहुंची। भारतीय सेनाएं आपको पता है बहुत ताकतवर होती हैं, अगर वो अपनी वाली पे आ जाएं तो फिर लाहौर में उनका लंच हो सकता था, लेकिन भारत शांति प्रिय देश है, हमेशा शांति बनाए रखने में विश्वास रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ और फिर ये रुकी लड़ाई कैसे, फिर दोबारा से जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने इंटरफेरेंस किया और इस लड़ाई को विराम दिया। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ध्यान दें, सोवियत संघ के इंटरफेरेंस से 1965 में जो पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था उसमें ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बढ़ा। नेचुरल सी बात है, युद्ध होगा तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो आएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे देशों के अंदर इकोनॉमिक जो है वो बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट हुई थी, गरीबी, भुखमरी, ये सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर आ गई थी। तो नेचुरली जब दो देश लड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, जब दो लोग लड़ेंगे, दो देश लड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नुकसान सिर्फ एक को होगा, नुकसान दोनों को होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। तो भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो सैनिक थे उनकी क्षति तो पहुँचाई ही थी, लेकिन भारत भी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स था उसको फेस करना पड़ा उसे, उससे वो बच नहीं पाया। तो इस तरह से इनकी जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1966 में। उसके बाद बांग्लादेश युद्ध हुआ 1971 में। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। आगे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ताशकंद समझौता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ताशकंद समझौता क्या था। ताशकंद समझौता जब ये हुआ था, ताशकंद नामक जगह पर हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के जो मंत्री थे, जैसा आपने पढ़ा, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे। इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में कहा गया कि जो सेनाएं एक दूसरे की सीमाओं में घुसी हुई हैं, जा रही हैं, अटैक कर रही हैं, वो सेनाएं वापस बुलाई जाएं, वहीं से युद्ध को विराम दिया जाए और जो भारत और पाकिस्तान है वो इस युद्ध को ख़त्म करते हुए जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो महिलाएं हैं जिनको उन्होंने किडनैप किया हुआ था, या जिस तरह की और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी या जो और चीज़ें थी, उन चीज़ों पर बात की जाए और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए जो देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दे इंस्टेड ऑफ युद्ध करने के। तो ये ताशकंद समझौता था और इसमें एक दुखद घटना ये हुई थी कि ताशकंद समझौते के जस्ट अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी और जिसका खुलासा आज तक भी नहीं हुआ कि मृत्यु का कारण क्या था। लोगों ने अपने अपने शक जाहिर किए, लेकिन जो वास्तविकता थी वो आज तक सामने नहीं आ पाई। और ताशकंद समझौते के अगले दिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनी, देश की पहली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पदभार संभाला। अब आगे चलते हैं हम लोग बांग्लादेश पर। बांग्लादेश युद्ध 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजिबर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों में अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान, अब यहाँ एक आपको समझना होगा
कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो मैं आपको बता दूं कि आज का बांग्लादेश ही उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान वो था जो आज पाकिस्तान के रूप में है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उनके हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। दोनों में अलग अलग नेता चुने गए। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो बांग्लादेश वाला पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ अलग पार्टी जीते और जो पश्चिमी पाकिस्तान था जो अब पाकिस्तान है वहाँ अलग पार्टी जीती। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और जो उस वक्त पाकिस्तान के शासक थे वो जन के इस आदेश को, जो ये आया था इस तरह से रिजल्ट, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने क्या किया, एक परिसंघ बनाने के लिए कहा लेकिन इस मांग को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे। इस तरह से आप देखें तो उसके बाद एक नई शुरुआत हुई। कुछ फिगर इसके अंदर आपको दिखा रखे हैं, पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये उस वक्त की न्यूज़ कटिंग हैं जो आपके सामने फ्लैश हो रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। और आगे चलते हैं हम लोग। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। और जवाब में बांग्लादेश की जनता ने क्या किया, जो अब बांग्लादेश के नाम से है उसकी जनता ने पाकिस्तान से खुद को मुक्त कराने का एक संघर्ष, एक आंदोलन छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। अभी इस बात को समझें, शरणार्थी और बोझ कैसे पड़ा भाई। आपको पता होगा कि जो पूर्वी पाकिस्तान या अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो हमारे वेस्ट बंगाल और आसाम की तरफ ज़्यादा लगती है। तो क्या हो रहा था, जब वहाँ इस तरह के अटैक हो रहे थे तो उन अटैक से बचने के लिए जो वहाँ की जनता थी वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत के वेस्ट बंगाल और असम में जाकर बसने लगी और शरणार्थियों के फॉर्म में वहाँ उन्होंने शरण ली। अगर आपको याद हो तो आजकल भी म्यांमार के साथ भारत का जो कुछ विवाद है वो इसी तरह से है कि म्यांमार में क्या हुआ, वहाँ पर जो सेना है उसने अपना कंट्रोल कर लिया है, डेमोक्रेसी वहाँ लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर क्रॉस करके कहीं ना कहीं भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं और शरणार्थियों की तरह वो लोग अपनी हेल्प यहाँ पर रह रहे हैं। तो यही हुआ उस वक्त भी इंडिया के साथ। 71 में 80 लाख लोग जो थे वो भारत आ गए और उनका वहन जो है सरकार जो भारत है उसको करना पड़ा, उनका बोझ का वहन, उनका जो भी खर्चा था शरणार्थियों के लिए उस टाइम खाने पीने का बंदोबस्त किया उन्होंने। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। ऐसे में भारत ने क्या किया कि उनको मोरल सपोर्ट और साथ में भौतिक सहायता भी दी। भौतिक सहायता कैसे दी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जब ये पता लगता है कि भाई जो इंडिया है वो, जो भारत है वो क्या कर रहा है, वो जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसे लगा ये तो साजिश होगी हमारे खिलाफ, तो ये तो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। अब नेचुरल सी चीज़ है, पाकिस्तान को तो चीन मदद करेगा ही, भाई भाई जो हैं लोग। पाकिस्तान और अमेरिका को चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए, सिग्नेचर किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। अब हुआ क्या यहाँ पर देखिए, दो गुट थे, भारत गुट निरपेक्ष था, एक गुट यूएसए था, एक गुट यूएसएसआर था और ऐसे में पाकिस्तान की मदद की यूएसए, अमेरिका ने और चाइना ने। और उसके बाद अगर यहाँ देखें तो 1960 में क्या हुआ था कि अमेरिका और चीन के बीच जो संबंध थे वो सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इसमें एशिया में सत्ता समीकरण ने नया रूप ले लिया था उस टाइम पर।
1970 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए चुपचाप जो वहाँ के रिचर्ड निक्सन के सलाहकार जो थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने क्या किया, गुपचुप तौर पे चीन का दौरा किया। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, तीन नाम इकट्ठे आए। कितनी बड़ी शक्ति है अमेरिका कि एक धुरी बनता देख भारत को टेंशन हुई। टेंशन तो होनी ही भाई, जब दो मजबूत लोग तीसरे को सहारा दे रहे हैं तो अपनी चिंता तो हर किसी को करनी पड़ती है। तो भारत को भी चिंता हुई और इस चिंता के जवाब में भारत ने किसका साथ लिया? सोवियत संघ का, जिसका प्रधान था रूस। और 1971 में नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक शांति समझौता हुआ, जिसमें यह आश्वासन मिला कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है हमला करने की या युद्ध करने की, तो जो सोवियत संघ है वो भारत की मदद करेगा। स्टूडेंट्स, एक बात समझिए, समझने की ज़रूरत भी है। दो महाशक्तियाँ दो देशों के साथ, दो पड़ोसी देशों के साथ मिल गई तो नेचुरल सी बात है युद्ध तो होना ही है। कहता ज़्यादा शक्तिशाली कौन? वो कहता मैं, वो कहता नहीं मैं, वो कहता नहीं मैं। तो जब इस मैं में होगा तो फिर क्या होगा? फिर होगा युद्ध, और वो युद्ध डिसाइड करेगा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली था। तो महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 में क्या हुआ? दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण व्यापी युद्ध छिड़ गया और बहुत बढ़िया लेवल पे। दूसरा पाकिस्तान इंडिया युद्ध हुआ, पहला 65 में हुआ था। देखिए भारत कितना मजबूत देश था यार। 1962 में पहले तो 47 में आज़ाद हुआ, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसका। अभी ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि 62 में पहले चाइना ने अटैक कर दिया, अभी उससे उभरा ही नहीं था। 65 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, अब 65 के बाद 71 में फिर से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और बहुत बड़े लेवल पे किया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान, जो हमारा पंजाब, अब बात आई है पंजाब की और राजस्थान की, थोड़ा सा कर लें कि ये स्टेट्स, पंजाब जो है उसकी राजधानी है चंडीगढ़, कंबाइन राजधानी है हरियाणा के साथ, और जो राजस्थान है उसकी राजधानी का नाम है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों स्टेट्स पर, भारत की इन दोनों स्टेट्स पर जो पाकिस्तान था उसने अटैक किया। जब उसने अटैक किया तो जवाब तो देना ही था भाई, तो भारत ने भी जवाब दिया, जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोल दिया। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था आपका? जो आज का वेस्ट बंगाल है, जो आज का बांग्लादेश है। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल, और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन नहीं था। भारतीय सैनिकों ने उसको अच्छे से घेर लिया था। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। तो अभी हम समझते हैं बेटा कि शिमला समझौता क्या था। यह शिमला हुआ था इंडिया में, इंडिया के शिमला जो हमारा प्लेस है, हिमाचल की राजधानी है इस टाइम हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर जो इनकी अली भुट्टो थी वो आए थे और यहाँ पर इंदिरा गांधी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट दस्तखत किया गया था। और उसका जो मेन मोटिव था, उसका मेन मोटिव ये था कि सबसे पहले तो ये लोग, इनकी जो बॉर्डर लाइन है LOC जिसे आप लोग कह रहे हैं, उसका एक इन्होंने खाका तैयार किया कि भाई ये LOC है, इसके उधर आप रहिए, इसके इधर हम रहेंगे। और उन्होंने ये एक दूसरे के साथ प्रॉमिस भी किया कि वो इस LOC की जो लाइंस है वो इनकी सैनिक जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। हालांकि कुछ इंडियन ब्यूरोक्रेट्स का कहना था कि इसको क्यों ना इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, पक्का कर दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने इसको नहीं माना और वो आज भी LOC की फॉर्म में ही वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। और दूसरा, ये एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेंगे, सैन्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना एक दूसरे की परमिशन से एक ही व्यक्ति किसी तरह का बॉर्डर लाइन चेंज या बाउंड्री चेंज इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। इस तरह के कुछ किए गए और उसके साथ ही ये भी तय हुआ कि युद्ध विराम किया जाएगा और साथ ही ये भी तय हुआ कि जो सेनाएं हैं वो वापस अपनी अपनी पोजीशन पर चली जाएंगी जहां उनकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि LOC के दोनों तरफ अपनी अपनी जगह पे।
अगर हम इससे आगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो हम ये पाएंगे कारगिल संघर्ष 1999 के शुरुआती महीने में भारतीय इलाके के नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकाने जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की इसमें मिली भगत भांपकर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई का नाम दिया गया के नाम से जाना जाता है। 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर के बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। तो आप यहाँ एक चीज़ समझें कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिस्टम है और जो इंडिया की गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो इंडिया की गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अंदर क्या है, कंप्लीट डेमोक्रेसी है, और जो पाकिस्तान है वहाँ पर हाफ डेमोक्रेसी और हाफ मिलिट्री रूल है। तो इन्होंने ये कहा कि जो कारगिल का युद्ध हुआ उसमें जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जो जनरल थे वहाँ पर, यानी कि मिलिट्री के हेड थे, उन्होंने जो हुकूमत थी वहाँ की, यानी जो वहाँ की सरकार थी, उसे अंधेरे में रखा, उसे कुछ नहीं पता था, और इन्होंने वहाँ पे इंडिया के साथ जो अटैक की सिचुएशन थी, जो लड़ाई की सिचुएशन थी, वो कारगिल में बनाई। और जब ये बात वहाँ पर आई और बड़ा हा हल्ला मचा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि पूरी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल लगा दिया और वहाँ जो हुकूमत थी उस हुकूमत पर भी सेना का नियंत्रण कर लिया। ठीक ऐसा ही आज हुआ है म्यांमार में। अब जो आज नहीं हुआ, मतलब आज के टाइम में चल रहा है वो इशू, म्यांमार ने भी यही किया था कि वहाँ की हुकूमत को हटा करके वहाँ पर जो है मिलिट्री रूल लगा दिया था। यही किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के थे। कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है उन्हें। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम बल प्रबल हुआ है। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजयी मिली थी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज करी। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, जहाँ एक बार देश इंटरनेशनल लेवल पे आता है किसी राजनीतिक पार्टी या किसी मंत्री के अगुवाई में, तो आप मानिए कि उसकी तो वाह वाह हो ही जाती है, और कांग्रेस ने बहुत लंबे टाइम तक इस वाह वाह को लूटा। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटड़ी से उतर गई। असली चीज़ जहाँ पे हम चल रहे थे, पंचवर्षीय योजनाएं, और वो उतर गई पटड़ी से, क्योंकि हो रहा था देश में इंटरनेशनल विवाद। पहले चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर से पाकिस्तान और फिर से पाकिस्तान। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 पर इसका असर पड़ा। इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हो सकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये हमने पढ़ा पाकिस्तान और भारत के रिलेशन, और बांग्लादेश कैसे बना, बांग्लादेश को बनाने में भारत ने क्या भूमिका निभाई। तो आप देखें, जब चाइना को बनाया था तब भी भारत ने उसको सपोर्ट किया, और जब बांग्लादेश को बनाया तब भी भारत ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान तो बना ही भारत में से था अंग्रेज़ों की मेहरबानी से। तो ऐसे में जो इंडिया है वो अपने सभी पड़ोसी देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। आज भी अगर आप देखें तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऐसी कंट्रीज़ को बहुत सपोर्ट रहता है इंडिया का। तो इस तरह से हमने पढ़ा बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, भारत के इंटरनेशनल आपस में जो रिलेशन थे वो कैसे थे और शुरुआत उनकी कैसे हुई। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे भारत की परमाणु नीति के बारे में, पार्ट 4 के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।